अपने भारत दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठनों की हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओबामा ने ये बात भारत की एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कही। ओबामा के मुताबिक 26/11 के मुंबई हमले के पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत और अमेरिका अच्छे ग्लोबल पार्टनर हैं और उनका भारत दौरा पीएम मोदी के साथ एक नई शुरुआत है। ओबामा ने यह भी कहा है कि भारत अमेरिकी साझेदारी 21वीं सदी में सबसे बेहतर है। ओबामा के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच व्यापार में 60% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय और अमेरिकी लोगों के लिए नौकरी की संभावना भी बढ़ गई है और मैं भारत के निमंत्रण पर गर्व महसूस कर रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने भारत दौरे के दौरान आगरा भी आएंगे। यहां वो ताज का दीदार करेंगे। 27 जनवरी को आगरा एयरपोर्ट पर बराक ओबामा का स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। इस दौरान अखिलेश के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी। बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंचेंगे, लिहाजा राज्य सरकार भी तैयारियों में जुट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान सबकी निगाहें इस पर भी टिकी हुई हैं कि वो किस गांव को गोद लेंगे। दिसंबर 1959 में अमेरिकी राष्ट्रपति वाई.डी. आइजनहॉवर अपनी यात्रा के दौरान ताजमहल देखने गए थे। वो आगरा के लारामदा गांव गए थे और गांव को गोद लिया था। इसके बाद साल 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने बरारा गांव को गोद लिया था। बिल क्लिंटन की यात्रा के बाद बरारा को हेरिटेज गांव घोषित किया गया था। राजपथ पर शुक्रवार को रिपब्लिक डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल देखने को मिली। सेना के तीनों विंग, पैरामिलिट्री फोर्स और राज्यों की झांकियां बिल्कुल उसी अंदाज में राजपथ से गुजरी जैसे 26 जनवरी के दिन गुजरती हैं। रिहर्सल में जमीन से लेकर आसमान तक सेना ने अपनी कला के जौहर दिखाए। इस फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से राजपथ और लाल किले की तरफ जाने वाली कई सड़कों को बंद रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 बाल वीरों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस मौके पर मोदी ने कहा है कि हर किसी को दूसरों के लिए प्राण न्यौछावर करने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ कुछ लोग ही होते हैं जिन्हें ऐसा करने का मौका मिलता है। उन्होंने बच्चों से बिना थके, बिना रुके और बिना झुके अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने की दिशा में काम करने को कहा है। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी मौजूद थी। पुरस्कार पाने वाले बच्चों में यूपी के 4 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 2 को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। इन बच्चों में लखनऊ की रेशमा फातिमा, मैनपुरी के देवेश कुमार शामिल हैं, जबकि मुजफ्फरनगर की रिया चौधरी और देवरिया के गौरव कुमार भारती को मरणोपरांत पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं उत्तराखंड के 2 बच्चों को भी पुरस्कार से नवाजा गया है। इनमें चमोली की मोनिका और ऋषिकेश के लाभांशु शामिल हैं। आपको बता दें कि ये सभी बहादुर बच्चे गणतंत्र दिवस परेड में भी नजर आएंगे। जिन माता पिता ने इन वीर बालकों को जन्म दिया है, ऐसे परिवारजन और अपने बुद्धि और साहस के जरिए जिन्होंने एक उत्तम काम किया है, ऐसे सभी बालक बालिकाएं आप सबको हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। जिस समय आपके जीवन में घटना घटी होगी, तब आपको भी पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ पता नहीं होगा। भीतर से एक आवाज उठी होगी, भीतर से ही मन को ललकारा होगा, अरे तुम चुप नहीं बैठ सकते। इसमें साहस की जितनी ताकत है, उससे ज्यादा ताकत प्रेजेंस ऑफ माइंड की है। इस साल पद्म पुरस्कार करीब 148 लोगों को दिया जाएगा। इसका ऐलान सरकार कभी भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी, रामदेव और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जैसे नाम हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अमिताभ बच्चन
श्री श्री रविशंकर, रजनीकांत और एक्टर दिलीप कुमार के अलावा HCL के शिव नाडार, स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान और रेसलर सुशील कुमार को भी पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। दिल्ली चुनाव के लिए 31 जनवरी से 4 फरवरी तक हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को प्रचार खत्म हो रहा है। 26 से 28 जनवरी के बीच बीजेपी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। सभी उम्मीदवारों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषणा पत्र तैयार करने को भी कहा गया है। वहीं बीजेपी की CM उम्मीदवार किरण बेदी ने चुनाव से पहले अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का आशीर्वाद लिया। किरण बेदी आज दिल्ली में 2 बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। रैलियां 4 बजे द्वारका में और 7 बजे रानीबाग में होगी। शुक्रवार को अपने चुनावी क्षेत्र में बेदी ने रिक्शे की सवारी की और स्कूली बच्चों से मुलाकात की। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना है। आयोग ने फटकार लगाते हुए कहा है कि केजरीवाल ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, साथ ही चुनाव की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था। वहीं चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोट के बदले वोट वाले कमेंट के लिए भी नया नोटिस जारी किया है। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले अपनी रैली में कहा था कि पैसे चाहे बीजेपी से या कांग्रेस से लो, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना है। दिल्ली में फिर से सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस मुख्यालय में अजय माकन, PC चाको और अरविंदर सिंह लवली ने घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिजली, पानी और पेंशन को लेकर वादे किए हैं। ये अनाज शनाब, पानी के बिल, सीवर के बिल इस साल बना के भेज दिए गए हैं। जिन लोगों के पास सीवर कनेक्शन भी नहीं है उनको भी जो है सीवर के बिल लगा के भेज दिए। तो लोगों के पास लाखों के, हजारों के बिल जो है इस 1 साल के जब एडमिनिस्ट्रेशन का टोटली कोलैप्स था उसके तहत जो है बिल पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी की तारीफ के सवाल पर जनार्दन द्विवेदी के बाद अब P चिदम्बरम के बेटे क्रांति चिदम्बरम भी कांग्रेस में घिर गए हैं। मोदी की तारीफ पर तमिलनाडु कांग्रेस ने क्रांति चिदम्बरम को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है और पूछा है कि क्यों ना पार्टी विरोधी बयान देने पर उन्हें कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाए। पार्टी ने क्रांति से 30 जनवरी तक जवाब मांगा है। क्रांति ने गुरुवार को अपने समर्थकों की एक बैठक में मोदी की नेतृत्व क्षमता की जमकर तारीफ की थी। क्रांति ने कहा कि वो मोदी की राजनीतिक क्षमता के प्रशंसक हैं। क्रांति ने यह भी कहा कि उन्हें 2016 में तमिलनाडु में कांग्रेस के सरकार बना पाने पर आशंका है। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज जन सुरक्षा से संबंधित कई नई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत पुलिस थानों को आधुनिक बनाया जाएगा। थानों में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा खोए हुए सामानों की रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन और मोबाइल FIR सुविधा भी अब जनता को मिलेगी। योजना के तहत लाइसेंस, पासपोर्ट, मोबाइल खो जाने पर अब लोगों को थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन और फोन से ही वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। कोयला घोटाले में CBI ने नई FIR दर्ज की है। CBI ने हिंडाल्को के खिलाफ नई FIR दर्ज की है। हिंडाल्को के खिलाफ ये दूसरी FIR है। ये FIR तालाबीरा वन कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में दर्ज की गई है। ये कोल घोटाले में अब तक की 38वीं FIR है। उधर CBI ने मुंबई और ओडिशा में हिंडाल्को के दफ्तर पर छापे भी मारे। मुंबई में 4 और ओडिशा में 3 जगहों पर छापे मारे गए, जिसमें संदेहास्पद दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसी FIR में अज्ञात सरकारी अधिकारी का नाम भी शामिल है। 1994 में हिंडाल्को को तालाबीरा वन कोल ब्लॉक अलॉट किया गया था। यूपी विधान परिषद के लिए शुक्रवार को ही वोटिंग हुई और इसके बाद नतीजे भी घोषित कर दिए गए। कुल 12 सीटों में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी ने तो 3 सीटें BSP ने और 1 सीट बीजेपी ने अपने नाम की है। बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार दयाशंकर सिंह हार गए। हैरानी की बात यह रही कि आखिरी दौर की लड़ाई दयाशंकर सिंह और SP के आशु मलिक के बीच थी, जिसमें आशु मलिक ने बाजी मार ली। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को 51 वोट मिले, जबकि उसके पास सिर्फ 41 विधायक हैं। इनमें 34 लक्ष्मण आचार्य को जबकि 17 दयाशंकर सिंह को मिले हैं, यानी बीजेपी के पक्ष में 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो BSP के धर्मवीर को 36 वोट, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 35 वोट, प्रदीप जाटव को 30 वोट मिले, यानी कुल 101 वोट BSP को मिले हैं। BSP अपना कुनबा बचाने में कामयाब भी रही है। BSP को RLD के अलावा कांग्रेस समेत कुछ और विधायकों का समर्थन मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को उम्मीद से कम वोट मिले।
विधान परिषद चुनाव में नतीजों के बाद बीजेपी ने बीएसपी समेत दूसरे विरोधी दलों पर सवाल उठाए तो बीएसपी के निशाने पर बीजेपी रही। जनमानस उनके साथ नहीं है, उनको इस बात का पता है। नहीं, हमारी संख्या थी, उससे ज्यादा वोट हमारे को मिले और आने वाले समय में हम इससे ज्यादा जनमानस विश्वास प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा हमें विश्वास। तो क्या लगता है नहीं, हमारे को हराने के लिए सब एक साथ है ही हैं, ये बात लगा बात है। हम शुरू से बोलते हैं कि सपा बसपा कांग्रेस आई चोर चोर मसेरे भाई ये सब एक है और हम अकेले इनसे लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से दिवा स्वप्न देखने का जो गलत मंसूबा पाला था वो चकनाचूर हो गया, ध्वस्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी को जो घमंड था वो बिल्कुल जमीन में धूल धूसरित हो चुका है और जो बहुत बल्ले बल्ले कर रहे थे आज से अब उनकी जुबान पर कहीं न कहीं लगाम जरूर लगेगा। कानपुर और उन्नाव से विधान परिषद की स्नातक सीट बीजेपी ने जीत ली है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण पाठक ने निर्दलीय प्रत्याशी मानवेंद्र स्वरूप को 1816 वोटों से हरा दिया। इस जीत के बाद बीजेपी में उत्साह का माहौल है। परिषद में एक सीट बढ़े, भारतीय जनता पार्टी शायद इसलिए चुनाव की नहीं लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को अपने मान मर्यादा प्रतिष्ठा के रूप में लिया था कि एक ऐसी सीट जो अभी शायद भारतीय जनता पार्टी के या फूल गुलदस्ते में नहीं सच पाया था उनके, तो पार्टी ने निश्चित किया था, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के संगठन ने निश्चित किया था कि अब की यह सीट मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनाकर इसको हर हालत में जीतना है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कर भी दिखाया। रही बात कि अपर हाउस में कैसे करूंगा, तो जो पार्टी की रीति और नीति होगी, जो मोदी जी के सपनों के भारत के निर्माण में जो चीज सहयोगी होंगी, वो सब जो कर सकूंगा जरूर करूंगा। इस प्रकार का वातावरण भारतीय जनता पार्टी को और कार्यकर्ताओं की मेहनत, इसको हमने तोड़ने का काम किया और हम आज ही से, ये उपचुनाव था, हम आज ही से इसके फाइनल चुनाव को लड़ने की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। यूपी की चरखारी विधानसभा सीट खाली हो गई है। यहां से विधायक कप्तान सिंह राजपूत को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। एक मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाई थी। शुक्रवार को हुए विधान परिषद के चुनाव में भी कप्तान सिंह वोट नहीं डाल पाए। कप्तान सिंह राजपूत और उनके भाई लक्ष्मण सिंह को जालौन की एक अदालत ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पुलिस ने विधायक और उनके भाई को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बुलंदशहर में एसपी के पूर्व सांसद कमलेश वाल्मीकि के भतीजों ने एक लड़की को गोली मार दी। घटना खुर्जी सिटी के अहिरपाड़ा इलाके की है। आरोप है कि एसपी के पूर्व सांसद के भतीजों ने 23 साल की लड़की को घर में घुसकर गोली मारी है। घायल लड़की को पहले जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया और हालत बिगड़ने पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में रेफर किया गया। पूर्व सांसद और उनके भतीजे हत्या के एक मामले में लड़की के ऊपर समझौते का दबाव डाल रहे थे। आरोप है कि लड़की के मामा की पूर्व सांसद और उनके भतीजों ने हत्या कर दी थी। हत्या के इस मामले में लड़की गवाह है। कौन है ये लोग? कहाँ के? आपसे क्या रंजिश है गोली मारने वाले हमला? मेरे मामा को मारी थी, मैं उसमें गवाह थी। कितने लोग थे? 3 या 4 लोग? अजय और लगन पीछे से बहुत गौरव 3 लोग थे। घर में मेरी बैठक में घुस गई। अच्छा। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी का शिकार होना पड़ा है। दरअसल साध्वी निरंजन ज्योति स्वास्थ्य समिति की बैठक में अध्यक्षता के लिए पहुंची थी, लेकिन बैठक में ना तो जिलाधिकारी पहुंचे और ना ही मुख्य विकास अधिकारी। इस पर साध्वी ने पूरे मामले को साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी एनआरएचएम घोटाले को दबाना चाहते हैं। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने इसकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से करने की बात कही है। ललितपुर के नाराहट इलाके के लोग पिछले 2 महीने से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। दरअसल बिजली के बदले पैसे देने से मना करने के कारण दबंगों ने पूरी गांव की बिजली काट दी। साथ ही ट्रांसफार्मर को भी फूंक दिया गया। इस पर जब ग्रामीणों ने दबंगों का विरोध किया तो दबंगों ने गांव वालों की पिटाई कर दी। जब इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस कार्रवाई करने की जगह पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। हालांकि बाद में जब इसकी शिकायत अपर जिलाधिकारी के पास गई तो एडीएम ने ग्रामीणों को जल्द से जल्द बिजली मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। वहाँ पे एक समस्या है सर, पिछली बार ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, वो भी फोड़ दिया था उन लोगों ने। इस बार हम लोगों ने दूसरा ट्रांसफर ला के रखा और दमंगियाई की वजह से वो भी तोड़ दिया है। लाइट के पैसे उगाते हैं
और शराब वराब पी के मोहल्ले में गाली गलौज करते हैं, लोगों को परेशान किया गया। इसी वजह से हम लोग सभी आए। हमीरपुर में बिजली चेकिंग के लिए गई विद्युत विभाग की टीम को लोगों ने जमकर पीटा। घटना जिला मुख्यालय के पास के रमेड़ी मोहल्ले की है। बिजली विभाग की 15 सदस्यीय टीम ने एक घर में कटिया लगा पकड़ा था। आरोपों के मुताबिक बिजली विभाग की टीम ने रिश्वत की मांग की। इसको लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और वहां इकट्ठा हुई भीड़ ने टीम के सदस्यों को घेरकर उनको पीटना शुरू कर दिया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। गुस्साए लोगों ने एक मीडिया कर्मी को भी जमकर पीटा है और उसका कैमरा भी तोड़ दिया गया। जब धक्का मारा तो मैं उधर गया। उसके बाद तो चंद्रमोहन द्विवेदी ने हमको भी यहाँ पे सड़क की तरफ हमको थप्पड़ मारा। यहाँ तो मतलब पूरी भीड़ ने घेर के मारा? तो पूरी कई लोग आ गए फिर उसमें, 2-3 लड़के भी थे उसमें। अब उनका लड़कों का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन जो चंद्रमोहन द्विवेदी है जिनके घर पे मीटर था वो जरूर नाम थे इसमें मारपीट में। तो उसका कहीं भी अपना करोड़ा का चेक यहाँ चेक इसलिए वहां से हम लोग वहां से अपना जाके भाग। कानपुर में आईजी जोन ने पुलिस को फरियादी के साथ अच्छा बर्ताव करने की नसीहत दी है। साथ ही पुलिस के रवैये में सुधार लाने के लिए भी कार्यशाला लगवाई। इसमें जोन के 9 जिलों के सीओ, एसओ, एसआई और हेड कांस्टेबल को बुलाया गया। कार्यशाला के दूसरे दिन जोन के सभी जिलों के हर थानों से 2 एसओ, 2 कांस्टेबलों के साथ सीओ बुलाए गए थे। इस दौरान आईजी जोन ने खुद रजिस्टर चेक किया और शिकायतकर्ताओं से बात की। शिकायतकर्ताओं के असंतोष जताने पर आईजी ने दारोगा और कांस्टेबल की जमकर फटकार लगाई। वहीं सराहनीय काम पर दारोगा और सिपाही को नगद पुरस्कार भी दिया गया। प्रार्थना पत्र ले लिया गया था लेकिन मुकदमा नहीं कायम किया गया था, तो इसमें एसओ को बताया गया और जो सीओ आए थे इनको बताया गया। और इसके अलावा अन्य चीजों में भी हमने बात किया और जहां नई सुनवाई हुई थी वो हम लोगों ने कराई। उज्जैन में होने वाले महाकुंभ की ब्रांडिंग के लिए इलाहाबाद माघ मेला में लगाए गए पोस्टरों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। उज्जैन में होने वाले महाकुंभ से जुड़े पोस्टर मध्य प्रदेश सरकार ने माघ मेले में लगवाए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा पोस्टर और होर्डिंग्स को माघ मेला प्रशासन ने हटा दिया है। मेला प्रशासन के इस रवैये पर साधु संतों का कहना है कि मेला प्रशासन ने एसपी नेताओं के पोस्टरों को मेला क्षेत्र से नहीं हटाया। वहीं उज्जैन महाकुंभ से जुड़े पोस्टरों को हटा दिया गया। इधर इस मामले पर पूछे गए सवालों से झुंझुलाए यूपी के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने कहा है कि पोस्टर गलत जगह लगाए गए होंगे, इसीलिए इन्हें हटाया गया है। पूरे भारत के जितने प्रदेश, जितने गांव, जितने शहर हैं, सभी हमारे लोग हैं। और अगर कहीं कुंभ हो रहा है, कुंभ का प्रचार हो रहा है, तो वो यहाँ के प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, ना कि उसको इस प्रकार से छोटी सोच का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और वहाँ की सरकार कुछ कर ही नहीं रही, हम बैनर पोस्टर हटवा रहे। हम लोग पास इतना फुर्सत है कि बैनर पोस्टर हटवाए, कहीं गलत जगह लगा हो, किसी ने लगा दिया हो, किसी ने हटा दिया होगा। अब सरकार पोस्टर तो नहीं हटवाने जा रही है। अब मोदी जी का लोग टांग रहे के पूरा चुनाव हुआ तो कोई मना किए। अब 8 महीने में किएगा, जरा पता कर लो। मैं उस विभाग का मंत्री हूँ जिसका सेंट्रल का 1 रुपया नहीं दिए। पर्यटन जापान जाएंगे तब, अमेरिका जाएंगे तब, रूस जाएंगे तब, जहाँ जाएंगे तुमको, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तब खाली पर्यटन दिखा देगा, 5 रुपया नहीं दिए। लखनऊ में स्वाइन फ्लू का मामला सामने आने के बाद उन्नाव स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम इस खतरे से निपटने में अब जुट गई है। इसके लिए विभाग ने व्यापक इंतजाम भी किए हैं। जिले में इस बीमारी से निपटने के लिए डॉक्टरों को सलाह भी दी गई है और डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है, जिनकी जिम्मेदारी पीड़ित मरीज की जानकारी मिलते ही उसे अस्पताल में दाखिल कराने की होगी। साथ ही स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है ताकि दूसरे मरीज इसकी चपेट में न आ सके। विभाग करेंगे, इसलिए हमने पूरी सतर्कता के साथ पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए एक तो हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया है और एक डॉक्टर्स की टीम गठित कर दी है। इसके अलावा हमने प्रयास करके स्वाइन फ्लू में जो मेडिसिन टेमीफ्लू दी जाती है वो भी अवेलेबल करा ली है और पूरी तैयारी है कि अगर कोई केस आता है तो उनको जल्दी से पकड़ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून दौरे पर रहेंगे। वो सुबह 10:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद हरिद्वार स्थित मनसा देवी के मंदिर में जाएंगे। वहां दर्शन करने के बाद राजनाथ सिंह देहरादून में राज्यपाल डॉक्टर के पॉल से मुलाकात करेंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी की शादी में जाएंगे।
गढ़वाल के आईजी संजय गुंजियाल के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज बसंत पंचमी का त्योहार है। इलाहाबाद में संगम तट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज 25 लाख श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। भक्त विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा भी कर रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि बसंत पंचमी का दिन हर काम के लिए शुभ माना गया है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण, राधा और शिक्षा की देवी माता सरस्वती की पूजा पीले फूल, गुलाल, अध्याय, धूप और दीप जलाकर की जाती है। अगर आपकी सालाना कमाई 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आने वाले बजट में झटका खाने के लिए तैयार रहिए। जी मीडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ऊंची आय वाले लोगों को एलपीजी में सब्सिडी देना बंद करने का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार सब्सिडी को इनकम से लिंक करने की योजना बना रही है। इसके तहत जिनकी आमदनी 10 लाख या उससे ज्यादा है उनसे सब्सिडी छीनी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो करीब 18 लाख लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। फिलहाल व्हाट्सएप कॉलिंग पर चार्ज नहीं लगेगा। दरअसल दूरसंचार विभाग ने नेट न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए 6 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी नेट न्यूट्रलिटी पर पॉलिसी और गाइडलाइंस बनाने पर अपनी रिपोर्ट देगी। सरकार चाहती है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे ओवर द टॉप ऑपरेटर्स पर किसी तरह की गाइडलाइंस बनाए। फिलहाल इनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ने माना है कि भारत में हो रहे सुधारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत का CAD यानी करंट अकाउंट डेफिसिट 2% से नीचे रह सकता है। वहीं तेल कीमतों में आ रही कमी से CAD को काबू करने में मदद मिलेगी। S&P का कहना है कि भारत में अगले 2 साल तक आर्थिक सुधारों के चलते रेटिंग में सुधार हो सकता है। गणतंत्र दिवस पर जेट एयरवेज ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए स्पेशल ऑफर का ऐलान किया है। जेट एयरवेज की पार्टनर एतिहाद एयरवेज भी इस स्पेशल ऑफर का हिस्सा बनेगी। आज से जनवरी 26 तक टिकट बुक कराने पर यात्रियों को 25% तक डिस्काउंट मिलेगा। जेट एयरवेज के इकोनॉमी टिकट की वैलिडिटी 1 मार्च 2015 से लेकर 30 सितंबर 2015 तक होगी और इसी दौरान सफर आपको करना होगा। सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक आज किया गया। सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला ने अहम सुधार किए। उनमें महिलाओं को लेकर उनका उदार रवैया भी शामिल था। अलकायदा के खिलाफ युद्ध में वॉशिंगटन का साथ देने वाले और महत्वपूर्ण सुधारों के जरिए रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को आधुनिक बनाने की कोशिश करने वाले अमेरिकी सहयोगी थे। शाह अब्दुल्ला की मौत के बाद उनके भाई शाह सलमान सऊदी अरब की गद्दी संभालेंगे।